नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी से विदाई चाहती है? सवाल अटपटा है, लेकिन जवाब सहज है। ऐसे उपक्रम बीजेपी की ओर से दिखाई पड़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐन पहले राज्य भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खींचतान और अंतर्द्वंद का आलम यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपाइयों ने मूर्ख और नामर्द तक कह डाला है। उनके साथ केसरिया दुपट्टा डालकर कमल थामने वालों को बीजेपी के सीनियर लीडरों ने भरे मन से विभीषण करार दिया है। बीजेपी के लोगों ने ही पार्टी फोरम और फोरम के बाहर भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों के तथाकथित भ्रष्टाचार को निशाने पर लिया है। बता दें, सिंधिया को मूर्ख करार देने वाले गुना शिवपुरी भाजपा सांसद केपी सिंह के खिलाफ पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हाल ही में नामर्द कहने वाले पूर्व विधायक को भी भाजपा ने कोई ताकीद दी हो, ये बात अब तक सामने नहीं आई है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के दबे छपे और कई बार खुलकर आरोप मर देने वालों को भी भाजपा जुबान बंद रखने की चेतावनी देती नजर नहीं आई है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक के रणनीतिकार सिंधिया एवं उनके समर्थकों के खिलाफ पार्टी की बगावत पर चुप्पी साधे हुए हैं। कहा जाता है कि जहां जहां सिंधिया समर्थक हैं, वहां स्पष्ट तौर पर दो भाजपा हैं। भाजपा के आधिकारिक पार्टी कार्यालय या कार्यक्रमों में सिंधिया समर्थक या तो जाते ही नहीं हैं और असली भाजपा वाले अनेक बार बुलाते भी नहीं हैं। भाजपा एवं आरएसएस की अपनी ग्राउंड रिपोर्टें, चुनावी सर्वे तथा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश को लेकर कराई गई चुनावी हालातों से जुड़ी खोजबीन ने सिंधिया और उनके समर्थकों के हालात खस्ता होने की कहानी बयां की है। भाजपा के सूत्र कह रहे हैं कि सिंधिया समर्थक मौजूदा विधायकों में 4-5 का पत्ता कट्टा तय है। उपचुनाव में हारे सिंधिया समर्थकों में भी अधिकांश को भी चुनाव लड़ने का चांस देकर पार्टी हार का खतरा मोल नहीं लेगी। बता दें, सुखबुगाहट है कि बीते जून महीने की 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में चुनावी आगाज के लिए आए और वापसी में सिंधिया को अपने साथ जहाज में लेकर उड़े तो सिंधिया ने पीएम मोदी से खुलकर मन की बात की, तमाम स्थितियों से अवगत कराया, अपना दर्द और मर्म पार्टी प्रमुख के समक्ष बयां किया। वहीं सिंधिया के साथ आए समर्थक भले ही कांग्रेस में लौट रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो सिंधिया के लिए कांग्रेस में वापसी का रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। कांग्रेस खेमा और उसके लोग हर दिन सिंधिया एवं उनके समर्थकों पर तीखे राजनीतिक प्रहार कर रहे हैं। अपने पिता दिग्विजय सिंह की अगुवाई में राजनीति का ककाहरा सीखकर जूनियर पॉलिटिकल कॉलेज में पहुंच चुके जयवर्धन सिंह ने सिंधिया पर दिलचस्प कटाक्ष कर कांग्रेस का रुख साफ कर दिया है। सिंधिया की चुटकी लेते हुए जयवर्धन ने कहा है, कांग्रेस में बिका हुआ माल अब वापस नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधानसभा चुनाव के ऐन पहले बीजेपी संगठन और शिवराज कैबिनेट के सदस्यों के बीच भारी खींचतान की खबरें तो हर दिन आ रही थीं। अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश के दमोह से पार्टी सांसद प्रहलाद पटेल द्वारा शिवराज पुलिस के बॉयकॉट की सनसनीखेज खबर सामने आई है। पूरा मामला बेहद दिलचस्प है। बता दें, अपने तल्ख और साफवी अंदाज के लिए खयात प्रहलाद पटेल इस कदर रुष्ट हैं कि उन्होंने न केवल दमोह पुलिस से मिली सुरक्षा को लौटा दिया है, बल्कि एसपी को निशाने पर भी लिया है। दरअसल दमोह पुलिस ने एक सेल्समैन की आत्महत्या के मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें बीजेपी पार्षद यशपाल ठाकुर भी शामिल हैं। यशपाल ठाकुर प्रहलाद पटेल के कट्टर समर्थक होने के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि भी हैं। प्रहलाद पटेल का कहना है कि मृतक और उसके परिजनों से उनकी पूरी सहानुभूति है। पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई पर भी उन्हें ऐतराज नहीं है, लेकिन सुसाइड नोट की जांच किए बगैर मुकदमा दर्ज कर लिया जाना न्याय संगत नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री पटेल ने बिना किसी का नाम लिए चेतावनी भरे अंदाज में कहा, जो लोग झूठे मुकदमे लगाकर या लगवाकर दबाव बनाना चाहते हैं वो कान खोलकर सुन लें, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। प्रहलाद पटेल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, दमोह पुलिस को हैंड राइटिंग की जांच करने से पहले मामले में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। मैं पुलिस अधीक्षक और इस कार्रवाई का सख्त खिलाफ हूँ। केंद्रीय मंत्री ने पुलिस की सुरक्षा लेने से इनकार करते हुए ऐलान किया, मेरी निजी सुरक्षा के अलावा मेरी सुरक्षा के लिए दमोह पुलिस का कोई भी व्यक्ति मेरे आवास पर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें इस्तेमाल की गई भाषा और लिपि देखकर लोग अचरज में पड़ गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने ये ट्वीट संथाली भाषा में किया है, जिसमें उन्होंने हूल दिवस के लिए आदिवासी समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस ट्वीट से पहले उन्होंने हिंदी में भी एक ट्वीट किया है, जिसमें पीएम मोदी की ओर से लिखा गया है, हूल दिवस पर हमारे आदिवासी समाज के वीर वीरंगनाओं को शत शत नमन। ये विशेष अवसर हमें अन्याय के खिलाफ सिद्धो कानून
चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस का स्मरण कराता है। उनके संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। इस ट्वीट के जवाब में लिखते हुए कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। वहीं कुछ लोग इस भाषा और लिपि के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। किसी को लग रहा है कि मोदी से ये ट्वीट गलती से हो गया है, क्योंकि इस ट्वीट पर ट्विटर का ट्रांसलेशन फीचर भी काम नहीं कर रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एच.एस. गंगवार ने लिखा है, ये कौन सी भाषा है। वहीं खुद को फोटोग्राफर बताने वाले हेमंत झा लिखते हैं, मोदी जी कौन सी भाषा में अनुवाद करें। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने राजस्थान में एक जनसभा में कहा है कि राहुल गांधी अगर पीएम बने तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत वोट बैंक की राजनीति करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कन्हैयालाल की हत्या से लेकर पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल रहे हैं। देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन दिख रहा है, उससे यह सुनिश्चित है कि 2024 में 300 से अधिक सीटों के साथ एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी सीएम अशोक गहलोत राजनीति कर रहे हैं। गहलोत सरकार तो कन्हैयालाल के हत्यारों को पकड़ना भी नहीं चाहती थी। हत्यारों को एनआईए ने पकड़ा था और गहलोत झूठ बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की होती तो हत्यारे फांसी पर लटक चुके होते। उन्होंने सभा में आरोप लगाया कि जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की सुनवाई के लिए अशोक गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल के पास समय तक नहीं है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह अब इस्तीफा नहीं देंगे। सीएम शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अपना इस्तीफा देने राजभवन जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ सीएम आवास पर जुट गई। भीड़ ने उन्हें रोक दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जैसे ही सीएम राज्यपाल से मिलने के लिए 20 विधायकों के साथ अपने आवास से निकले, उन्हें वापस जाना पड़ा क्योंकि बाहर भीड़ ने उन्हें अपने आगे नहीं जाने दिया। कुछ मिनट बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री गोविंद दास कोंथोजम अपने हाथों में सीएम का त्याग पत्र लेकर बाहर आए और इसे वहां एकत्र हुए लोगों को सौंप दिया। वहां एकत्र महिलाओं ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सीएम इस्तीफा न दें बल्कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बता दें, इससे पहले पिछले करीब 2 महीने से जारी हिंसा के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह शुक्रवार को 3 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने जा रहे थे। मणिपुर के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि बीरेन सिंह हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे सकते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को उनके इस्तीफे को लेकर चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के बाद अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, इस नाजुक मोड़ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं। बता दें, इस ट्वीट के आने से पहले खबरें आ रही थी कि एन बीरेन सिंह दोपहर 3 बजे तक राजभवन जाकर इस्तीफा देने वाले हैं। 2 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोइरांग रिलीफ कैंप में हिंसा प्रभावित से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं चाहता हूं यहां शांति बहाल हो। मैंने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया। इन राहत शिविरों में कमियां हैं। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकलेगा, सिर्फ शांति ही समाधान है। राहुल गांधी ने वहां पर मीडिया से बात करते हुए कहा, मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं राहत शिविरों में गया और हर समुदाय के लोगों से मिला। राहत शिविरों में दवाई, खाने की कमी है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी मणिपुर के हर व्यक्ति से अपील है कि शांति बनाए रखें। मैं यहाँ मौजूद हूँ और जो शांति के लिए कर सकता हूँ वो करूँगा। पिछले करीब 2 महीनों में भी मणिपुर में हिंसा नहीं रुक पाई है। ताज़ा हिंसा में राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद तनाव फिर से बढ़ गया है। करीब 2 हफ्ते तक हिंसा में कमी आई थी या फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन 2 लोगों की मौत के बाद जमा हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गुरुवार शाम आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद इम्फाल में भी तब तनाव बढ़ गया जब मृतक के शव राज्य की राजधानी में लाए गए। प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन करते हुए और न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। गुस्साए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यहां करीब 2 हफ्ते बाद ऐसी स्थिति आई कि पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। वैसे तो योजनाओं का फीता काटना या फिर सरकारी फ्लैटों को नेताओं द्वारा लोगों को सौंपा जाना सामान्य बात है,
लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऐसा किया जाना बिल्कुल अलग घटना है। मुख्यमंत्री ने उन फ्लैटों को गरीबों को सौंपा है जिसकी जमीन एक माफिया अतीक अहमद से जब्त की गई थी। अतीक अहमद की पुलिस हिरासत में ही हत्या की गई थी। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अतीक अहमद की हत्या से जब्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए गए 76 फ्लैटों की चाबियां सौंपी। फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए और इस महीने की शुरुआत में लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने आज एक समारोह में लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम पर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारत में वंचितों को मिलने वाले आरक्षण की तरह ही अमेरिका में नस्लीय असमानता और भेदभाव का सामना करने वालों को अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम का लाभ मिलता रहा है, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को ही भेदभाव बरतने वाला करार दे दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त नस्ल पर विचार नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय में लिखा है, हालांकि अफर्मेटिव एक्शन अच्छे इरादे से लाया गया और अच्छे विश्वास में लागू किया गया, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। ये दूसरों के खिलाफ असंवैधानिक भेदभाव है। रॉबर्ट्स ने लिखा, छात्र के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने फैसले में लिखा कि मुख्य रूप से इस आधार पर निर्णय लेना कि आवेदक श्वेत है, काला है या अन्य है, अपने आप में नस्लीय भेदभाव है। उन्होंने कहा कि हमारा संवैधानिक इतिहास उस विकल्प को बर्दाश्त नहीं करता है। बता दें, अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में नस्ल को लेकर हमेशा विवाद रहा है। वहाँ काले और सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कॉलेज एडमिशन में रिजर्वेशन देने का नियम है। बता दें, ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में पड़ सकता है। इस मुद्दे पर विश्व स्तर पर बहस होगी। दुनिया भर के देशों में जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव का सामना करने वालों को दी जाने वाली ऐसी सहूलियतों के खिलाफ मांग जोर पकड़ने की आशंका है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने इस फैसले को शानदार कहा। उन्होंने कहा, ये जबरदस्त दिन है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, असाधारण लोगों और सफलता के लिए सभी जरूरी कदम उठाने वालों को आखिरकार पुरस्कृत किया जा रहा है। बता दें, अमेरिकी नीतियों में अफर्मेटिव एक्शन 1960 के दशक में शामिल किए गए थे। समाज में डाइवर्सिटी यानी विविधता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का समर्थन किया जाता रहा है। हालांकि जो बाइडेन ने इस पर पूरी तरह असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को आखिरी शब्द नहीं माना जा सकता है। अमेरिका में अब भी भेदभाव बरकरार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा, यह कोई साधारण कोर्ट नहीं है। 9 जजों की बेंच इस पर बटी हुई थी। 6 कंजर्वेटिव हैं तो 3 लिबरल। वहीं शिक्षा मंत्री मिगेल कार्डोना ने बीबीसी न्यूज से कहा, यूनिवर्सिटी चलाने वाले अपने यहाँ विविधता के लिए जिस अहम औजार का इस्तेमाल करते थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। बता दें, अमेरिका में ऐसे फैसले तब से आ रहे हैं जब से 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुई है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन हैं और वो दक्षिणपंथी व रूढ़िवादी विचारों वाले हैं। बहरहाल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दुनिया भर में हो सकता है। ऐसा इसलिए कि कई बार नीतियों को बनाते समय अमेरिका जैसे विकसित देशों की मिसाल कई देशों में दी जाती रही है। अब संभावना है कि कई देशों में इसकी मिसालें देकर आरक्षण जैसी व्यवस्था को खत्म करने की मांग जोर पकड़ेगी। ऐसा भारत में भी हो सकता है, जहां लंबे समय से आरक्षण के खिलाफ दलीलें दी जाती रही हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।